नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं 17 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें आप लोग। और जैसा कि आप लोग के एग्जाम की डेट, जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि अब उनका एग्जाम जो है वो 14 मई को है। तो मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों ने अपना रिवीजन भी करना शुरू कर दिया होगा और अभी तक जितना भी मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ा है उनका भी आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स और उनका रिवीजन शुरू कर दिया होगा। पूरी उम्मीद कर रही हूँ मैं आपसे। तो बाकी जिन लोगों ने अभी नहीं स्टार्ट किया, अभी भी आप लोग के पास टाइम है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पूरे जो है कोर्स को कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए और डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करिए। चलिए देर नहीं करूंगी, अपनी क्लास को स्टार्ट करूंगी। उसके पहले कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो ये देखा जाए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो जारी की गई है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी किया गया है। आइए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जो विश्व की स्थिति रहेगी आने वाले दिनों में, इस रिपोर्ट में उसका आकलन किया गया है। और बात करते हैं क्या क्या बातें की गई हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि विश्व बैंक के द्वारा ही ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी किया जाता है और इस साल इसने जारी किया है। और इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, उच्च मुद्रास्फीति, यानी कि जो देखा जाए इन्फ्लेशन रेट रहेगा वो काफी ज्यादा हाई रहेगा। दूसरा देखा जाए यहाँ पे उच्च ब्याज दर, देखिए जो ब्याज दर ज्यादा रहेगा, इंटरेस्ट रेट हाई रहता है तो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट अगर हाई हो गया तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। कैसे, जब भी देखिए बैंक जब आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आपको देगी तो आप क्या करोगे, बैंक में पैसा जमा करने की कोशिश करोगे क्योंकि उस जमा पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट ब्याज मिल रहा है। लेकिन अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, यानी कि कम ब्याज पे आपको लोन मिल रहा है, तो आप लोन लेंगे और जब लोन लेंगे तो यानी कि मार्केट में पैसे का फ्लो होगा और जब मार्केट में पैसे का फ्लो होता है तो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट होता है तो रोजगार का सृजन होता है। ठीक है, और रोजगार का सृजन होगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। लेकिन जब जो है ब्याज दर उच्च रहेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, इससे मंदी की तरफ हम बढ़ेंगे। इस रिपोर्ट में ये बताया गया। तो वर्तमान की सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो हमने बताया ना कि उच्च ब्याज दर रहेगा तो निवेश कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो भाई क्यों कोई जाकर के पैसा बैंक से लेगा, क्योंकि उसको तो ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, कम भाई इंटरेस्ट लेगा तभी तो हम लोन लेंगे। दूसरी यहाँ पे बात की गई है जो रूस के द्वारा जो यूक्रेन पे आक्रमण किया गया है उसका भी एक तरीके से पूरे विश्व में बहुत ही प्रभाव जिस तरीके का रहा है, जो व्यवधान रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था में, उन सारी चीजों पर इस पे फोकस किया गया है इस रिपोर्ट में, वो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में। ठीक है, इस रिपोर्ट में कुछ चेतावनी की बात की गई है। जैसे कि एक बात कहा गया है कि अगर जिस तरीके की महामारी आई थी कोविड-19 2020-2021 जिस तरह का रहा है, अगर इसी तरह का कोई नकारात्मक घटना हो जाती है, जैसे कि अगर फिर से कोई इस तरीके की महामारी दुनिया में आ जाती है, ठीक है, या फिर अगर हम देखते हैं जिस तरह के भारत जो है ये बढ़ता भू राजनीतिक तनाव है, आप देखिए तनाव ही बढ़ रहा है देशों के बीच में, कई देशों के बीच में आपस में तनाव बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन का तो वार आप देख रहे हैं और उसका प्रभाव तो पूरे विश्व में हमें देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से जिस तरीके से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है मंदी की तरफ बढ़ रही है, रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, नया निवेश नहीं हो रहा है, ग्रोथ रेट आपको हम लोगों ने लगातार देखा कि लगातार जो है विश्व की जो है वृद्धि दर घटती जा रही है। तो ये सब क्या है, हमें चेतावनी दी गई है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में देखिए बात किया गया है वृद्धि दर क्या है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो 2023 में 1.7% और 2024 में देखा जाए 2.7% बढ़ने का अनुमान है, यानी कि अगले साल हमें
कुछ हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ग्रोथ में। यहाँ पे बात किया गया है कि अगले 2 वर्षों में जो उभरते बाजार हैं और जो विकासशील अर्थव्यवस्था है उनके जो है प्रति व्यक्ति की जो औसत वृद्धि है वो 2.8% रहने का अनुमान है। तो यहाँ पे जितने भी विकासशील देश हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होगी वो 2.8% रहने की अनुमान बताया गया है, अगले 2 वर्षों में बताया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है जिसको वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। और आपसे भी मैंने कुछ ही दिन पहले पूछा था कि किस संस्था के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है। आप लोगों ने काफी अच्छा आंसर किया था। देखिए और भी लोग आंसर करें। रेगुलर आप लोग सेशन फॉलो करते हैं लेकिन आप लोग आंसर मुझे बहुत कम लोग देते हैं। रोली जी और एक त्यागी जी को देखती हूँ मैं, और शमशेर जी हमेशा की तरह आंसर करते हैं। बाकी लोगों ने भी आंसर किया, लेकिन मैं उम्मीद करूंगी और भी लोग सेशन से जुड़े और भी लोग आंसर करें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर रिसर्च करने हेतु ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे एक सेंटर है जिसका नाम है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उद्देश्य क्या है, जो विकासशील देश है उन विकासशील देश में जो समस्या है, जो विकास की समस्या है, उन समस्या का समाधान करने के लिए रिसर्च करने का ये सेंटर होगा। और इसको जो है स्थापित करने की बात की गई है किसके द्वारा दोस्तों, और कोई नहीं, हमें देखने को मिल रहा है भारत। ठीक है, भारत ही देखिए साउथ के जो देश हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपको एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है ये जानना कि साउथ और नॉर्थ क्या है। देखिए ये साउथ और नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि ध्यान रखिएगा यहाँ हमें ये देखने को जो नॉर्थ होता है और साउथ, ये एक तरीके से ये डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, डेवलप्ड नेशन को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल साउथ कहते हैं। ठीक है, डेवलप्ड नेशन होते हैं। और जब हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की तो ये क्या होता है, डेवलपिंग नेशन होते हैं, या फिर जो विकासशील जो अर्थव्यवस्था होती है उनको हम साउथ। तो यहाँ पे साउथ से तात्पर्य यह है कि ग्लोबल साउथ यानी कि जो डेवलपिंग नेशन है उनके जो विकास की समस्याएं उनके आगे आ रही है, उनका क्या समाधान होना चाहिए, उस पर रिसर्च होगा। तो यहाँ पे भारत भी साउथ में देखा जाता है, ग्लोबल साउथ का ही मेंबर है। और अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही एक तरीके से इसको स्थापित करने की बात किया है। और इन्होंने बोला कि भारत जो है जो विकासशील देश है, क्योंकि स्वयं भारत भी विकासशील देश है, उसे पता है कि विकासशील देश के आगे विकास से संबंधित क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, तो उन चुनौतियों को किस तरीके से समाधान निकाला जाए उस पर एक रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा जिसको कहा जाएगा ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, और ये जो है हम एक्सीलेंस की तरफ किस तरीके से बढ़ सके, इस सेंटर में इस बात में जो है रिसर्च होगा। बात करें, यहाँ पे एक समिट हुआ था जिसका नाम है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, यानी कि जो विकासशील देश है उनकी आवाज सुनने के लिए, जो वॉइस, उनकी क्या आवाज है, उनकी क्या समस्या है, इससे संबंधित एक जो है समिट किया गया। इसका भी नेतृत्व भारत ने किया था, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ये देखा जाए एक वर्चुअल समिट था। और इसी समिट के समापन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रस्ताव रखा, ये घोषणा की कि भारत जो है वो आने वाले दिनों में ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करेगा। इसमें बात करें क्या क्या कार्य होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो विकासशील देशों के लिए जो अपनी सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, जो सामान जो विकास से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनको साझा करने के साथ साथ एक दूसरे से साझा करेंगे क्या क्या समस्या आ रही है, साथ ही साथ इन चुनौतियों के समाधान के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ ही साथ सीखने के लिए ये एक मंच का जो है कार्य करेगा। कौन, ये सेंटर, ये केंद्र। ठीक है, यहाँ पे बात करें जो विकासशील देश हैं उनमें किन जो इस सेंटर में किन किन चीजों की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। तो देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए वर्तमान समय में जो विकासशील देश है उनके सामने सबसे कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी समस्या है जो प्रतिकूल जो प्रभाव डालती है, जो चुनौतियां, सबसे इंपॉर्टेंट जो कोविड-19 चुनौती रही है, ईंधन की समस्या जो है इस देश में बनी रहती है, इस पूरे ग्लोबल साउथ में उर्वरक की समस्या, खाद्यान्न की जो खाद्य उत्पाद है उनकी लगातार जो बढ़ती कीमत है, भू राजनीतिक तनाव जो है, ये देखा जाए ग्लोबल साउथ में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। इस पर प्रकाश डालने का प्रयास इसमें किया गया है। इसमें बात किया गया है ये सेंटर एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा किसमें भाई, सतत विकास को बढ़ावा देने में, और विकासशील जो देश है उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये सेंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल साउथ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ साउथ का जो डिवीजन हुआ है वो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे किया गया है। जो डेवलप्ड नेशन है आप इनको देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर आप दिख रहा है, तो ये क्या है, ये डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, जो विकसित देश है उनको हम कहते हैं
ग्लोबल नॉर्थ। और आप ये देख सकते हैं ये पूरा जो क्षेत्र है ये ग्लोबल साउथ है जो कि डेवलपिंग नेशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड है, ठीक है। ये देखा जाए तो साउथ में होते हुए भी ये स्टेटस जो है नहीं रखता। तो ध्यान रखिएगा जब हम भू राजनीतिक पढ़ते हैं, यानी कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे नॉर्थ और साउथ का मतलब ये डायरेक्शन नहीं होता है, वहां पे नॉर्थ और साउथ का मतलब ये हो जाता है डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन की ये सब शब्दावलियां हैं। वहीं बात कर ले थोड़ा सा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की, ठीक है। तो ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये भारत के ही नेतृत्व में इसको शुरू किया गया है, ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। और ये अपनी तरह का जो है ये प्रथम शिखर सम्मेलन है, इसका नेतृत्व भारत ने किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अगर देखा जाए तो जो वैश्विक दक्षिण है यानी कि जो ग्लोबल साउथ है, इसमें उन देशों की, ध्यान रखिएगा, उन देशों के हितों की और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करना जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। ध्यान रखिएगा जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होती हैं, जो बहुत ही एकदम अभी विकासशील जो अवस्था में, अभी वो विकासशील अवस्था में भी नहीं, लीस्ट डेवलप्ड है, वो उनकी कभी बार जो है आवाजें लोग नहीं सुन पाते हैं, वो अपनी बात लोगों के सामने नहीं रख पाती हैं। तो इन देशों का प्रतिनिधित्व जो है इस वॉइस के माध्यम से, इस समिट के माध्यम से किया जाएगा और ये एक तरीके से सक्षम बनाएगा इन देशों की बात आवाज सुनने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ उनकी जो चुनौतियां हैं उनका समाधान निकालने के लिए। तो यहाँ पे भारत के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है, भारत जो है इसको पूरा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। स्पेशली देखा जाए तो मेंस जो लोग देंगे यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, तो उसमें इस तरह के प्रश्न बने हुए हैं और इस तरह के प्रश्न बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति कुमारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। ये आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं देंगे। तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है ये पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई है शांति कुमार, और ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थी शांति कुमार, और इनको देखा जाए तेलंगाना की जो है ये पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। इनकी जो है मुख्य सचिव के रूप में जो नियुक्ति से पहले आईएएस अधिकारी ये शांति कुमारी जो थी, ये स्पेशल, यहाँ ध्यान रखिएगा, मुख्य सचिव वन का पद संभाल रही थी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो स्पेशली हमारे लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि ये पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं शांति कुमारी, कहाँ की दोस्तों, तेलंगाना रखी, ठीक है। आइए तो हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की, ठीक है। तेलंगाना आप देख रहे हैं, ये देखिए इंडिया का मैप है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, ठीक है। ध्यान रखिएगा तेलंगाना जो है कभी आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था और 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बनाया, ठीक है। अगर हम तेलंगाना को देखें तो देखिए ये किन किन से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, महाराष्ट्र से, इसकी कोई भी सामुद्रिक सीमा नहीं है, यहाँ पे कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, और यहाँ छत्तीसगढ़ से ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है। वहीं बात करें इसकी कैपिटल की तो ये हैदराबाद जो है इसका कैपिटल है, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है तमिलिसाई सौंदरराजन, यहाँ की गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर की बात किया जाए तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और विधानमंडल की बात किया जाए तो यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है, यहाँ पे विधानसभा भी विधान परिषद भी। विधानसभा की बात करें तो 119 सीटें हैं, विधान परिषद की बात किया जाए तो यहाँ पे 44 सीटें देखने को मिलती है। लोक संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए दोस्तों तो लोकसभा में इसकी 17 सीटें हैं और राज्यसभा में इसकी 7 सीटें हैं। तेलंगाना से रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण करंट हैं जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थे, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमें देखने को मिल रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला था दोस्तों, तेलंगाना को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही बात करें भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा कहां पे, तेलंगाना में, ठीक है। और तेलंगाना में एक उत्सव मनाया जाता है पुष्प उत्सव, बतकुम्मा, ठीक है, इसका आयोजन तेलंगाना में किया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थे, तो अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है। ईटानगर, सूरत, विदिशा या फिर उदयपुर। कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करिए, जो है वीडियो को पॉज करके दोस्तों। करेक्ट आंसर इज सी है विदिशा, मध्य प्रदेश का जो ये विदिशा जिला है इसके बारे में देख लेते हैं।
तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश का जो यहाँ पे विदिशा है जो जिला है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है और ये स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर तैनात करने वाला ये भारत का पहला जिला बन गया है। कौन दोस्तों? विदिशा। ये देखा जाए ये एक संयुक्त पहल है, वहां के जो अपर सचिव दूरसंचार और प्रशासन UFOF के मार्गदर्शन में विदिशा जिला प्रशासन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स दूरसंचार विभाग की यह एक संयुक्त पहल है। तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला जिला यानी कि किसमें भाई 5G उपयोग मामले की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया दोस्तों? विदिशा बन गया मध्य प्रदेश का। ठीक है, ज्यादा नहीं इसमें कुछ समझ लेना था। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कहां राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय खाद्य उत्सव माफ करिएगा मैंने खाद बोल गया, यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य उत्सव था 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इज ए है। ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये उनका जो एक विजन है कि खादी को लोकप्रिय बनाना, ठीक है, इसी विजन के यहाँ पे अनुरूप देखा जाए तो जो खादी और ग्राम उद्योग आयोग है, ठीक है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो है वो भोपाल में राष्ट्रीय खादी उत्सव का आयोजन कर रहा है। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023। इस उत्सव की बात किया जाए तो ये 13 जनवरी से शुरू होगा, 23 जनवरी तक चलेगा, यानी कि स्टार्ट है, इस समय उत्सव चल रहा है। और इसमें देखा जाए इस उत्सव में विभिन्न राज्यों द्वारा जो उत्पादित खाद्य पर यहाँ पे खादी पदार्थ है, ग्राम उद्योग है, माटी कला और बांस कला की जो सामग्री वो एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे जो खादी से बनी जो यहाँ पे जो रहते हैं जिन्होंने खादी का उत्पादन किया उसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वही बात करें यहाँ पे जो इस उत्सव में मध्य प्रदेश के अलावा और भी राज्यों के जो है इकाइयां इसमें शामिल हुई थी। देखा जाए तो अन्य राज्य में कौन थे? राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इन सभी की जो खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र इसमें लगभग जो है 90 इकाइयों यहाँ पे शामिल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रहा है। आप मुझे बताएंगे खादी और ग्राम उद्योग आयोग के बारे में कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे पूछा गया। तो आपसे आज का मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग के बारे में आप मुझे बताएं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने केंद्र में शिपिंग नहर परियोजना सेतु समुद्रम, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सेतु लिख गया है, यहाँ पे सेतु समुद्रम है, सेतु समुद्रम परियोजना को पुनर्जीवित करने की मांग की है। तो यहाँ पे देखा जाए एक परियोजना है नहर परियोजना, शिपिंग नहर परियोजना, और इसका नाम है सेतु समुद्रम परियोजना। इसको पुनर्जीवित यानी कि इसको पहले भी स्थापित किया गया था, किन्हीं कारणों से इस पर रोक लग गई थी। अब इसको पुनर्जीवित करने की जो मांग की जा रही है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा की जा रही है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने भी हाल ही में राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है, प्रस्ताव पेश किया है, और उसमें ये जो है इस प्रस्ताव में क्या बात की गई है कि जो भारत में जो प्रस्तावित शिपिंग नहर परियोजना है, ध्यान रखिएगा ऐसी नहर जो शिप उससे गुजर सके, शिपिंग नहर परियोजना है जिसका नाम है सेतु समुद्रम परियोजना, उसको क्या किया जाए? पुनर्जीवित किया जाए। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे जो सेतु समुद्र परियोजना है ये मन्नार की खाड़ी को किससे जोड़ा है दोस्तों? पाक जल डमरू मध्य को। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाक बे है, ठीक है, और यहाँ पे बे ऑफ यहाँ पे आप मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है और ये पाक की खाड़ी है, और ये भारत और श्रीलंका। देखिए अगर यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और आप ये देखिए ये जो है यहाँ पे जो बनेगा राम सेतु जो परियोजना जिसकी बात की जा रही है, राम सेतु शिपिंग जल विद्युत जो जल परियोजना है, शिपिंग नहर परियोजना, उसको देखा जाए यहाँ पे बनाने की बात कर जा रही है, जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है मानने की यानी कि मन्नार की खाड़ी को यहाँ पे किससे पाक जल डमरू को जोड़ने की ये परियोजना है। परियोजना की बात किया जाए तो ये जब इसको स्थापना किया गया था, स्थापना के बाद से काफी ज्यादा विवादास्पद रहा है, और 2007 में जो इसको सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई थी, रोक दिया गया था। विवादास्पद क्यों रहा है भाई? कई कारण थे।
आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, पर्यावरणीय कारण थे। पर्यावरणीय जो थे यहाँ पे जो ध्यान रखेगा, जो यहाँ पे पर्यावरणीय कारणों में देखा जाए, जो पर्यावरणविद थे उन्होंने ये बोला कि अगर ये देखा जाए, अगर इस नहर का निर्माण किया गया, ठीक है, जो आपका शिपिंग नहर अगर उससे निर्माण किया जाएगा तो यहाँ जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, अरे माफ करिएगा, जो मन्नार की खाड़ी है और जो जल विद्युत यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य है, यहाँ पे जो सामुद्रिक जीव जंतु हैं और यहाँ की जो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसको काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो एक तरीके से पर्यावरणीय कारण ये बताया गया है। कुछ देखिए धार्मिक कारण भी था। देखिए अगर आपको पता होगा राम सेतु के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे एक राम सेतु है। तो यहाँ पे जो ये सेतु है ये हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र स्थल माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि ये जो राम सेतु है इसको भगवान राम ने ही बनाया था। और अगर इस जो है जल इसको बनाया गया, अगर ये शिपिंग जो नहर का निर्माण किया गया तो इससे इस सेतु को काफी ज्यादा नुकसान होगा और ये जो सेतु है राम सेतु ये अपवित्र हो जाएगा। तो इसका भी काफी ज्यादा विरोध किया गया। ठीक है, आर्थिक कारण है कि जितना ज्यादा इस पे जो है लागत आ रही है बनने में उससे उतना लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, राजनीतिक कारण भी बहुत सारे थे, तो बहुत सारे विवाद उठ गए थे और उसके बाद से 2007 में इसको सरकार के द्वारा इसके निर्माण की रोक लगा दी गई थी। लेकिन अभी पुनः जो है तमिलनाडु की सरकार ने इसको पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, इससे बात करें ये जो सेतु समुद्रम है, इस परियोजना का उद्देश्य देखिए क्या है। सबसे पहली बात तो जो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी है उसमें देखा जाए जो उसके उथले पानी है उसके माध्यम से एक शिपिंग नहर को निर्माण करना। ठीक है, एक नहर बना देना जो कि भारत को पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच जहाजों की यात्रा के लिए आवश्यक दूरी और समय को कम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर देखें अभी का रूट क्या है, अगर किसी को पूर्वी जो है करना यहाँ पे स्टेट से पश्चिमी की तरफ जाना है, पश्चिमी भारत की तरफ जाना, तो उसको अभी ये रूट फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो प्रस्तावित परियोजना अगर ये निर्माण हो गया तो हम यहाँ से निकल करके हम यहाँ पे निकल जाएंगे, तो इससे समय और दूरी दोनों का लाभ होगा। देखिए इससे और भी चीजें होंगी, कुछ जो है जो विद्वान है वो ये भी मानते हैं कि इससे भी सुरक्षा भी काफी ज्यादा, सुरक्षा की भी दृष्टि से ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर रास्ता मिल गया तो बहुत सारे विदेशी जहाजों का आना जाना होगा, जिससे कि हमारा जो हिंद महासागर है या बे ऑफ बंगाल है वो काफी असुरक्षित हो जाएगा, शत्रु देशों का आना जाना बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो ये भी सब बहुत सारे कारण है। तो आप यहाँ पे देखिए इसके निर्माण से ये सारी चीजें हैं कि एक समय दूरी भी कम हो जाएगा पूर्वी राज्य से पश्चिमी राज्य के बीच कनेक्टिविटी में। तो ये सारी चीजें हैं, इसी को आधार को रख करके तमिलनाडु के सरकार ने ये प्रस्ताव रखा है। देखिए अब आगे क्या होता है। तो ये सेतु समुद्र परियोजना के बारे में ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा देश 2023 में COP28 की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 2028वां, उसकी जो अध्यक्षता करने जा रहा है दोस्तों वो UAE है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अधिसमय का, ध्यान रखिए यहाँ पे COP28, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होने वाला है सम्मेलन, तो यहाँ पे 28वां, ये कहाँ पे होने वाला है, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ठीक है, 2023 का, और ये होगा 30 नवंबर से शुरू होगा, 12 दिसंबर तक किया जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन होगा। तो UAE जो है इस साल 2028 का माफ करिएगा 2023 का COP28 का आयोजन कर रहा है। COP27 देखिए मिस्र में हुआ था ना, मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में। ठीक है, और 28वां जो होने जा रहा है वो UAE में होने जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो UAE की जो उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर, वो पहली बार जो है COP अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। ठीक है, और इनके बारे में बात किया जाए तो अल जाबेर जो है वो COP अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले ये पहले CEO हैं यहाँ पे COP होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट ये है इनका नाम, सुल्तान अहमद अल जाबेर जो है, जो कि क्या होंगे COP के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। आप इनकी तस्वीर यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्हें इनके बारे में बात किया जाए, इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है UAE में स्वच्छ ऊर्जा पथ को। ठीक है, तो स्वच्छ ऊर्जा पथ को इन्होंने आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ साथ UNFCCC की बात किया जाए तो वह इनके बारे में कि यह जो है UNFCCC के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील और मिस्र के COP27 अध्यक्ष सामेह के साथ साझेदारी में COP28 एजेंडा जो है वो विकसित करेंगे। ठीक है,
तो इंपॉर्टेंट हमें क्या देखने को यहाँ मिला कि कोप 28 2023 में यूएई में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट मिल रहा है ये चीज देखने को, ये दूसरा वाला जो बुलेट पॉइंट है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कब सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 2023 मनाया गया। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14 जनवरी को जो है वो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये हर साल जो है 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। और ये किसके जो है सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में, तो यहाँ पे एम करियप्पा जो है उनके रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और ये 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। इनके बारे में बात किया जाए एम करियप्पा, तो ये भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। और जिस दिन ये रिटायर हुए उसी दिन को जो है उसी तारीख को 14 जनवरी को ही सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। और यह देश को देखा जाए, यह देश की सेवा करते हुए सैनिक द्वारा किए गए बलिदान का सम्मान करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। पहली बार इसे 2016 में मनाया गया था, ठीक है। तो ये जितने भी जो देश की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन लगाया और रिटायरमेंट के बाद उन्हीं के सम्मान के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी एम करियप्पा की स्मृति में, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। किसी विदेशी परियोजना मतलब जो बीआरओ के द्वारा जो किसी देश में परियोजना चलाई जा रही हो उस परियोजना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। करेक्ट आंसर इज ये है सुरभि जखमोला जो है इन्हें बनाया गया है पहली महिला अधिकारी। आइए इनके बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं। तो ये भारतीय सेना की है 117 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी है कैप्टन सुरभि जखमोला। और ध्यान रखिएगा ये जो है किसी भी परियोजना, किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन, ठीक है, सीमा सड़क बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ये पहली महिला अधिकारी बनी है। तो ये देखिए कि प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है दंतक। ये भूटान में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इसी दंतक प्रोजेक्ट के तहत जो है ये बीआरओ द्वारा तैनात किया गया है इन्हें। कैसे भाई, ये जो कैप्टन सुरभि जखमोला है। तो एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है भूटान में बीआरओ के द्वारा और बीआरओ के द्वारा ही इनको तैनात किया गया भूटान में, ठीक है। तो किसी विदेशी परियोजना पर यह तैनात की गई पहली महिला अधिकारी है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, बीआरओ की, तो ध्यान रखिएगा इससे रक्षा मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। सीमा जो है संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 2015 में बीआरओ को पूरी तरीके से रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया था। तो बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सोनिया गुजाजरा लोगों की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त की गई है। तो लोगों की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है सोनिया को। कहां पे दोस्तों, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो ये ब्राजील के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं लुइस इनासेली लुला डी सिल्वा, ठीक है। इन्होंने जनवरी 2022 में देखा जाए सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के लिए नया मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है या घोषित किया है। तो देखिए वहां पे स्वदेशी लोग हैं उनके लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया। उसकी पहली मंत्री जो बनाई गई है वो सोनिया गुजाजारा बनाई गई हैं। किसके द्वारा, ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं कौन, लुइस इनासेली लुला डी सिल्वा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें सोनिया गुजाजारा के बारे में तो ये व्यापक रूप से ब्राजील की स्वदेशी जो जनजाति हैं उनके मुख्य समूह की नेता के रूप में जानी जाती हैं और अमेजन गुजाजारा की ये सदस्य हैं, ठीक है। इनके बारे में बात किया जाए तो हाल ही में देखा जाए तो माफ करिएगा, चलिए इसके बारे में हम इतना ही देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। चलिए फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारे आज के फैक्ट्स है। सबसे पहला फैक्ट है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ जिन्होंने पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है कौन है भाई, आदर पूनावाला। आदर पूनावाला ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं और इन्होंने पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार प्राप्त किया है। विश्व के सबसे बड़ी एथलेटिक्स खोज प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी करेगा कौन सा राज्य दोस्तों, बिहार। स्टार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
वहीं देखा जाए हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाज मरम्मत केंद्र का शिलान्यास और समुद्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। कहां? गुवाहाटी, असम में किया। ठीक है। और अगला है कि ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आशीष चंद्रोकर। वहीं आज का हमारा लास्ट फैक्ट ऑफ द डे है कि 2023 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई किस देश ने दोस्तों? श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो वर्तमान सेना है उसको आधी करने की योजना बनाई जा रही है 2030 तक। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स के दौरान मैंने आपसे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं किया, एक ही क्वेश्चन किया है। उम्मीद है उसका आप लोग आंसर करेंगे। बाकी मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ, पूरी आशा है मुझे आप लोगों से कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। बिल्कुल एकदम जी जान लगा दीजिए, अच्छे से एकदम लग जाइए अपने एग्जाम के लिए। बाकी समय बहुत ज्यादा नहीं है, जितना भी समय उसका प्रॉपर यूटिलाइज करिए। बाकी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।